नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से लोगों को अपने इस शो में मदऊ करते हैं ताकि हर एक की नुमाइंदगी होती रहे और आपको फ्लेवर मिलता रहे। आज हमने अपने स्टूडियो में जहमत दी है कराची टेलीविज़न के फिल्म के एक बहुत ही ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने एक बहुत कम अरसे में अपना जो है वो लोहा मनवाया और बड़ी अपनी कारकर्दगी से नाजरीन के दिलों में जगह की और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इनको बेशतर ड्रामों में, फिल्मों में पुलिस की वर्दी में देखा होगा, बावजूद इसके कि ये पुलिस वाले नहीं हैं लेकिन ये पुलिस वाले लगते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के इतने रोल इन्होंने किए हैं कि लोग आते जाते भी इन्हें पुलिस वाला समझते हैं और अपने केस लेकर इनके पास आ जाते हैं। मेरी मुराद है कमाल खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी। तो ये जो सिलसिला है पुलिस के कैरेक्टर वाला, इसको भी मेरा ख्याल है 5-10 साल तो हो गए होंगे कंटिन्यू करते हुए। मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। शुरू से असल में पुलिस के कैरेक्टर बहुत किए, लेकिन अब तो खैर मैं डिफरेंट कैरेक्टर जी, लेकिन वो एक लेकिन हाँ, बस वो असल में उस वक्त कुछ शौक भी था, कुछ वो एक पुलिस का कैरेक्टर, आपको भरमबाजी वाला कैरेक्टर था उस ज़माने में। तो फिर ये कि यूनिफॉर्म अपनी थी, पुलिस वालों के साथ बहुत दोस्ती यारी बहुत थी, तो बस वो कद काट भी माशाल्लाह आपका ऐसा है ना, वो धर्मेंद्र से भी ऊपर हैं आप माशाल्लाह। उनके साथ रह के वो मतलब लैंग्वेज भी सीख ली थी, उनके ना लैंग्वेज भी सीख ली थी, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन, इसके साथ हमारे पास एक नौजवान पब्लिशर भी मौजूद हैं, किताबें छापते हैं और वही हवाला है, अदब से जुड़े हुए हवाले हैं, खुद भी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत राइटर भी हैं। मेरी मुराद है हमजा इब्ने वसी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमजा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र मंसूर भाई। सब अच्छा है? अल्लाह मौसम की तब्दीली का असर जो है वो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? मौसम की तब्दीली भी है, लेकिन कुछ गर्मी सर्दी हाँ, मिला जुला रुझान है। दोपहर में गर्मी हो जाती है, फिर सर्दी हो जाती है, फिर हम एसी खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं थोड़ी देर से, ऐसे ही चल रहा है। नाज़रीन कराम, हमारी तीसरी मेहमान जो हैं वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने दयारे गैर में उर्दू और पाकिस्तान का परचम जो है हमेशा बुलंद रखा है। एक ऐसी कलमकार जिन्होंने नस्र में भी अपने आप को मनवाया, उसके बाद नाज़्म और गज़ल का हवाला भी जो है वो इनके साथ जुड़ता है। हमारी आज की मेहमान है मोहतरमा राहत जाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैडम? और वहाँ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मौसम के मुकाबले में कराची का मौसम कैसा रहा आपके लिए? प्लेजेंट लग रहा है मुझे। सही तो है। वहाँ से जान छुड़ा के आए। अच्छा, वो मौसम ज्यादा सर्द हो जाता है किन महीनों में वहाँ पे? स्कॉटलैंड, आपकी तो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, और वो माइनस तक चला जाता है। ओके जी, तो ये मतलब अब आगाज है, समझ लें। ठीक है। सर्दी और ये कितने महीने सर्दी वहाँ विराजमान रहेगी? काफी महीने रहती है। काफी महीने रहती है। वहाँ हमें समर में कह लें जून जुलाई में बस धूप देखने का मौका मिलता है। अच्छा। वरना ज्यादातर बारिश और सर्दी रहती है। ठीक है। लेकिन ये महीने तो बहुत ज़्यादा, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। बिल्कुल सही। चलें, आपसे ही गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, फिर आते हैं ज़रा पुलिस वालों की तरफ। पहले जनता के साथ बात हो जाए कि ये जो लिखने लिखाने का हवाला है, ख़ास तौर पे दयारे गैर में, और वो भी ख़वातीन के लिए, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो था, लेकिन अब नहीं है। जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ 25-30 साल पहले, तो वहाँ ख़वातीन को, हमारे जो वहाँ के मर्द हैं ज़्यादातर वो या ऐसे जगहों से आए हुए हैं, पाकिस्तान से, थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड के थे, नैरो माइंडेड, कि वो अपनी बेगमात को अगर टैलेंटेड भी हैं तो बाहर आने नहीं देते थे। तो जब मैं गई हूँ, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया मुझे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ भी लिखती थी और मुझे ज़ाहिर उर्दू मेरी फील्ड थी,
तो उन्होंने जब मैं अपना पब्लिश कुछ कलाम भी ले गई थी, कुछ आर्टिकल्स ऐसे अखबारात में जो मैगजीन्स में छाया होते थे, तो उन्होंने जब वो देखे तो वो बड़ा मुतासिर हुए और उन्हें भी उर्दू सीखने का बहुत शौक़ था। अच्छा, उर्दू सीखने का शौक मतलब वो उर्दू स्पीकिंग नहीं थे? उर्दू स्पीकिंग तो थे, लेकिन यानी वहाँ वो वाली ब्रॉट अप हुए हुए थे, सही तो सही सही इसलिए सही 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 उर्दू में महारत तो नहीं थी। यकीनन। तो इस तरह उन्हें भी मौका मिला। सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मुशायरों में उन्हें भी ले जाती थी अब तो उन्हें अच्छे शेर पे दाद देना अच्छा, भी वाह आती वाह है। वाह 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 वाह। जी, वाह। तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो उस दौर में जाहिर है वो सारे मर्द भी हैरान थे कि ये कहाँ से आई हैं जो इस तरह इतने मर्दों में भी स्टेज पे भी जाती हैं। यही कॉन्फिडेंस है जो वालिदैन देते हैं, जो हस्बैंड देते हैं। बिल्कुल। तो वो अपनी जगह बहुत अहम होता है। आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कॉन्फिडेंस मुझे क्योंकि वालिदैन से भी मिला। मेरी वालदा अदब का बहुत आला ज़ौक़ रखती थी, माशाल्लाह। पढ़ी लिखी खातून थी इंडिया से, तो उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया। उनके भाई नॉवलिस्ट थे, शायर थे। तो नाम बताएं मामू का? मामू उनके मिर्ज़ा आसिफ बेग, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। पहले की बात कर रही हूँ, नॉवलिस्ट थे। और उनके एक जो बहनोई थे वो मिर्ज़ा अख्तर बेग, उनकी बहन अल्लामा इकबाल की बहू। अच्छा, तो माशाल्लाह। वो प्रोफेसर भी थे और शायरी में भी बड़ी महारत रखते थे। तो कुछ इस्लाम मैंने बचपन में कह लें, उसके बाद लड़कपन में उनसे भी ली। तो लेकिन एक माहौल था और फिर स्कूल और फिर आप में भी जो करेज थी, जो कुछ कर दिखाने का आज़म था, आपने भी वो मामला रोका नहीं। दिल की नगरी से आप निकली, उदास गलियों में भी घूमी। तो अभी उसके बाद आपने कहा अभी ठहरो। अब ये 3 किताबों के नाजरीन मैंने नाम आपको बताए हैं। मैडम की जो किताबें आ चुकी हैं उसमें एक दिल की नगरी है, एक उदास गलियों में है और एक अभी ठहरो है। और अब चौथा इनका हवाला है, चौथी किताब जो हमजा आपने ही पब्लिश की है। नाम क्या है चौथी किताब का? जी, वो चौथी किताब जो है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो स्कॉटलैंड के जो कौमी शायर हैं, स्कॉटलैंड के कौमी शायर यानी स्कॉटलैंड के अल्लामा इकबाल। जी, क्योंकि मैं वहाँ स्कॉटिश पाकिस्तानी एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी हूँ। माशाल्लाह। तो वहाँ हम बर्न्स इकबाल नाइट कंबाइंड मनाते हैं। अरे वाह 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 वाह। जब ये रॉबर्ट बर्न्स की डेट ऑफ बर्थ होती है 25 जनवरी, सही, तो उसमें फिर हम तकरीबात मुनाकिद करते हैं और अल्लामा इकबाल का कलाम पेश करते हैं और रॉबर्ट बर्न्स का इस तरह। रॉबर्ट बर्न के को आपने जो है वो उसकी नज़मों को उर्दू में ट्रांसलेट किया है? जी, इनकी वैसे तो बेशुमार नज़में हैं, लेकिन मैंने वो सेलेक्ट की हैं जो हमारे लोग भी यानी जो हमारी कल्चर और सकाफत से जुड़ी हुई हैं। जी, तो हाँ, उनको समझ आ जाए आसानी। तो इसमें मैंने शुरू में तारुफ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है नज़म का, क्योंकि स्कॉटिश ज़बान जो है वो आजकल के वहाँ लोग नहीं इतनी बोलते हैं ना, वो पुरानी ज़ुबान है उनकी। तो वो ये समझना बड़ा मुश्किल था, उसको इंग्लिश में पहले पूरी तरह समझना और फिर उसको। अच्छा, स्कॉटिश अलग ज़बान है यानी उनकी शायरी जो है वो स्कॉटिश ज़बान की शायरी है, ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। ओके, तो इसलिए और भी मुश्किल थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लिकेटेड हवाले हैं। जी, सही। हिंदी और संस्कृत वाले के अब उसके पढ़ने और बोलने वाले नहीं रह गए। बस ऐसे ही कि वो इसमें इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लगा उसको समझने में। फिर बाकी मसरूफियात भी थी। मेरी जॉब थी पाकिस्तान कॉन्सुलेट में। अच्छा, माशाल्लाह। 23 साल जॉब भी की है वहाँ। फिर साथ साथ शौक़ था तो वो दर खुलते गए। उर्दू का पहला अखबार वहाँ मैंने निकाला। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस ये सारी चीज़ें। फिर उर्दू का पहला अखबार कम्युनिटी बेस्ड वहाँ स्कॉटलैंड में आपने शुरू किया। दैट्स वेरी गुड। और क्या उसका नाम था? सदाए एशिया। सदाए एशिया, ठीक हो गया। तो क्योंकि नहीं था कोई लोकल इस तरह कम्युनिटी पेपर, तो बस वो ये चीज़ें साथ साथ। अच्छा, मेरे मिजाज में भी मैं भी इतनी बात समझता हूँ कि सफ़र है शर्त मसाफिर नवाज बहुत तेरे वाली बात है कि अगर आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो फिर रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है कि अल्लाह ताला खुद मदद करते हैं। फिर आपकी उन्हें मालूम होता है कि इस शख्स में कितनी बर्दाश्त और कितनी अहलियत। लेकिन मुसलसल जिद्दोजहद जो है वो अहम है। आपको मुसलसल काम करना है, दरवाजे पर मुस्तकिल नॉकिंग करनी है। कभी ना कभी आपको पता होता है कि खुलेगा ये। फिर जिद्दोजहद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तकदीर के साथ तदबीर बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मुझे सपोर्ट थी हस्बैंड की, तो इसलिए मैंने
पूरे एतमाद से किया, जो भी किया खुल के किया, और फिर अपनी तंजीम की बुनियाद रखी 2003 में बज़्म शेर व नग़मा ग्लासगो, इसकी चेयरपर्सन हूँ मैं। तो बस उसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े मुशायरे वहाँ करवाए, वर्ल्ड सूफ़ी फेस्टिवल करवाए, जिसमें इंडिया से भी निदा फाजली साहब जैसे शायर आए। यहाँ के तो तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़ा नाम, यानी हिमायत अली शायर साहब से लेकर अमजद इस्लाम अमजद साहब, अनवर मसूद साहब, और भी दीगर तमाम शुरा आते रहते थे मुशायरों में। कमाल भाई, मैडम ने बड़ी एक लाइन ड्रॉ की कि अगर आप मुस्तकिल जिद्दोजहद करें, मुस्तकिल जिद्दोजहद करें तो कहीं ना कहीं दर खुलते हैं। आपसे आपकी जर्नी पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। नाजरीन हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे थे कमाल भाई से कि कमाल भाई आप अपनी जर्नी बताएं कि कैसे दस्तक देना आपने शुरू की, कैसे ये ख्याल आया कि आप इस कमाल खान के अंदर जो है वो एक कमाल का फनकार छुपा हुआ है। मंसूर भाई, अगर सीधी सच्ची बात अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो पता ही नहीं था। सच में किसी ने दरियाफ्त किया है? आपका भी कोई कोलंबस है? हादसाती तौर पर इस फील्ड में आया, सही। लेकिन जब मैंने काम किया तो अल्लाह ने माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत दिया था। तकरीबन मैं 1200-1300 से ज़्यादा ड्रामे कमर्शियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 1200-1300 तो बहुत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी महसूस हुआ कि यार कैरेक्टर शायद मुझसे नहीं होगा। सही। जो भी कैरेक्टर दिया, जो भी मैंने किरदार किया, बड़े खुश असलूबी से उसको अदा किया। बिल्कुल। और मेरा आप वाली बात है, मेरा कहना ये है कि किसी भी कामयाबी के लिए आपको मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है, बेशक, और बहुत सी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है किसी मुकाम को हासिल करने के लिए। मुसलसल जद्दोजहद के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। और शायद मेरा ये है कि मैंने न घर देखा न कोई काम देखा। जब मुझे काम के लिए बुलाया गया, मैं सारे कामों को पीछे छोड़ा, पहले मैं काम पे गया, और अल्लाह ने उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा सिला दिया। अल्लाह ने मालिक का जितना मैं शुक्र अदा करूं, शायद मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन रब ने मुझ पर बहुत बहुत करम किया। इब्तिदा कहाँ से होती है? क्या मतलब मैट्रिक इंटर करने के बाद हमारी इस सोसाइटी का मिडिल क्लास का लड़का कुछ ना कुछ काम देखता है, कुछ और करता है, कहाँ से इब्तिदा होती है? मेरा तो अपना कारोबार था मंसूर भाई, सीधी सच्ची बात है। मैं एक दोस्त को ड्रामे में काम करवाने के लिए लेके गया था। अच्छा। उसके पास सोर्स सिफारिश नहीं थी, टैलेंट था लेकिन काम नहीं मिलता था। वो मैं डायरेक्टर के पास लेके गया, मैंने कहा भाई ये मेरा दोस्त है। डायरेक्टर आपका दोस्त था? हाँ, वो मेरा दोस्त था बहुत। तो उसने कहा अच्छा नाम बता सकते हैं कोई ऐसा? समा पे होते थे विकी भाई अपने, हुसैन भाई, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा यार उसको ले आओ, मैं लेके 16 साल पुरानी बात बता रहे हैं? हाँ, 16 साल पुरानी बात। उस वक्त वो समा पे होते थे। सही। तो बस वो उनके पास लेके गया, उन्होंने कहा ठीक है इसको। मुझे एक हफ्ते बाद फ़ोन किया कि कमाल आप मेरे पास ऑफिस आ जाओ। मैंने खैरियत, कहना ऑफिस आप बात करनी है। अब मैं अजीब उसमें कि यार मैंने इस दोस्त के लिए क्या है, मुझे क्यों बुला, मैं बड़ा टेंशन में था। खैर मैं उनके ऑफिस गया तो वो कहने लगा आपको ऑडिशन लेना है। मैंने कहा ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है, क्यों होता है? मैंने कहा क्या? कह रहा यार वो एक ड्रामे। मैंने कहा यार मैंने तो काम नहीं करना है। मैंने कहा यार मेरा दोस्त है, उसको काम। कह रहा कमाल भाई आपकी हाइट वाइट, हम एक पायलट बना रहे हैं, उसमें आपकी हाइट वाइट और आवाज़ भी आपकी वैसी है, वो कैरेक्टर में आप बड़े सूट करते हैं। मैंने उसको 3 दफ़ा मना किया, कहने यार अच्छा आप ऑडिशन तो दे दो, फिर बाद में देखेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे ऑडिशन दिया। तीसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कमाल भाई आप पास हो गए ऑडिशन में, डायरेक्टर ने बड़ी तारीफ़ की और आप इस दिन शूट आ जाएँ। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। हाँ, डर गए सब नहीं, मैंने कहा करना ही नहीं था ना, सब लोग जहन में ही नहीं था। मेरा अपना एक छोटा बिजनेस चल रहा था। मैंने उनको मना कर दिया। उसने रात को मुझे फ़ोन किया था, उनके साथ फैमिली ट्रम्प भी थे, उनके घर भी आना जाना था। उसका रात को फ़ोन किया कमाल तुम्हें पास घर में कर, कहना यार लोग तरसते हैं जूतियाँ तुम्हें, यार मैं इतना अच्छा करैक्टर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा है। मैं उसने बहुत फोर्स किया। मैंने अच्छा चलो मैं सुबह आ जाऊँ। गया वहाँ शूट करके वापस आया। वो ड्रामा तकरीबन 15 दिन बाद 10 दिन बाद जब चला तो पूरे ख़ानदान में वाह अरे कमाल खान टीवी पे आ रहा है। अरे वाह वाह। अच्छा, मिडिल क्लास वालों का तो एक है ना खास तौर पे। और 16 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो ये अपना सारे एप्स जो हैं
वो ऐप के अंदर, हमारे अंदर ही छुपे रहते थे, कोई बाहर नहीं तो था वो- ऐप्स की सूरत में। अब मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए रिश्तेदार वगैरह, कमाल भाई आप तो टीवी आ रहे हैं, कमाल आप तो टीवी पे आ रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी इज्जत ये तो बहुत अच्छा हो गया अच्छा है। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने एक हफ्ते बाद मुझे बुलाया, 10 दिन बाद, कहने लगा कमाल भाई एक ड्रामा बना रहा हूँ, लीड पे आप हो। उसमें तो खैर 2-3 कैरेक्टर थे। मैंने कहा यार भाई बस बहुत हो गई। कहने लगा नहीं आप लीड पे हो, ये अच्छा बैठे चाय पी। उसने जेब से मुझे पैसे निकाल के दिए। मंसूर भाई यकीन करो कितने पैसे? ठैन सर ठैन 2 दिन में 6,000 पे 2 दिन 2 दिन के 6,000, 16 साल पहले। 16 से। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये इट्स नॉट बैड। आप मजे, मैंने कहा यार मंसूर ये किस बात के, कहने लगा मैंने कहा यार काहे के ये क्यों कह रहा है तू, मैंने कहा इसके पैसे भी मिलते हैं। अबे कहने लगा ड्रामेबाजी ना कर, बिजनेसमैन थे ना आप, नहीं, आपको मतलब जहन पता ही नहीं था। इस चीज़ का जहन में नहीं था कि यार काम करते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं। फिर उन्होंने मुझे दूसरा ड्रामा कराया, वो माशाल्लाह उसकी इतनी वो बैकअप आया। तो यार मैंने कहा इतना अच्छा काम है, पैसे भी बड़े अच्छे मिलते हैं इसमें माशाल्लाह से, और इज्जत भी मिलती है। तो उसके बाद मैंने बेहिसाब ड्रामे किए माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र। पुलिस वाले का पहला कैरेक्टर जो है वो समा से हो रहा है या दोराहा में? आज से आज से वो भी एक बड़ा पहली नंबर। हाँ वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि मुझे किसी ने भेजा कि वहाँ पर एक बिलाल साहब होते हैं, डायरेक्टर, उनके पास चले आओ। बिलाल भाई आजकल हैं कहाँ से? वो आजकल कोई ड्रामा है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है। वो आज पे ही है वो भी। अच्छा आज पे आज हैं। पे अभी। बिलाल भाई के साथ मैंने भी काम किया। हाँ नहीं बहुत नाइस बंदा। अच्छा जी वो मैं उनके पास चला गया, उन्होंने बैठाया, मुझे स्क्रिप्ट दिया। कहने लगे स्क्रिप्ट, उस ज़माने में ये वैगनों में लूटामारी होती थी, पूरी पूरी वैगनें। कहने लगा यार ये करैक्टर है और ये आपका गैंग है, और ये मैंने कहा यार सॉरी यार मेरा एक फोर्स से ताल्लुक़ है बड़ा अच्छा, मैं ये इस किस्म का नेगेटिव रोल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं यार कुछ नहीं होता। मैंने उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट लेकर यार जाओ यार आपने कर लिया एक्टिंग। मैं वापस आ गया, मैंने दोस्त को बोला यार बड़ा बदतमीज़ आदमी है यार, उसने मुझसे स्क्रिप्ट छीन लिया। कह रहा है ऐसा हो नहीं सकता। 4-5 दिन उसने मुझे कहना यार बिलाल से मेरी बात है, तो मैं दोबारा गया। उन्होंने कहा यार वो ये ऐसे एक है, वो एक गुरु है जो लड़कियों को नौकरी मासी का काम दिलाता, फिर रात में लूटा। मैंने कहा मैंने सर आपको पहले बोला था मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कहने लगा जी अमिताभ। मैंने कहा सर उन सब मैं उस लेवल का नहीं हूँ। कहने लगा अच्छा कि पुलिस का करोगे? मैंने कहा हाँ सर पुलिस का कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, स्क्रिप्ट दे दिया। तीसरे दिन शूट थी, 2 दिन की शूट करके आया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये वर्दी धुलवा तो लें यार, इतनी मैली बदबू है। कह रहे मैं ज़्यादा सफाई को पसंद है, अपनी बनवा लो। हाँ ये लग गई। मैंने कहा आओ ना होता, मेरे दोस्त तो फोर्स में, मैं दूसरे दिन में गया उसको लेके तूबा से। मैंने वर्दी लेके, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने सर वर्दी ले लिए। कहना रैंक, मैंने कहा इंस्पेक्टर के रैंक ले लिए और डीएसपी के लिए। कहना बहुत अच्छे क्या कमाल भाई। अब वो हर डायरेक्टर को ही पता था कि वर्दी भी है, वर्दी भी है कमाल भाई के अभी पास, मेरा ड्रामा रैंक चला भी है। उसमें आईजी का कैरेक्टर का है, अभी मैंने एक ड्रामा चला उसमें, तो सारे रैंक। अभी लास्ट कौन सा सीरियल था जिसमें आपने कुछ हीरो वीरो के साथ कुछ? अभी भी 5-6 ड्रामे चल रहे हैं होने मतलब आपको पता ही नहीं किस हीरो के साथ जो है बंटवारा है। मैं और ईमानदारी की बात है, मैडम बैठे हंसेगी कि मैं टीवी देखने का शौक ही नहीं ओ है। तेरी। कसम से आप यकीन करें, टीवी देख, मुझे लोग बताते हैं यार, अभी कल भी मैं एक दोस्त कहने यार कमाल भी कल तुम्हारा ड्रामा आ रहा था। मैंने कहा आ रहे होगा मुझे नहीं पता भाई। सही है। तो बस वो अल्लाह ताला बस इस फील्ड में लाया और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, उसका जितना शुक्र अदा करूँ मेरे मालिक का काम है बस ये। बहुत जी बहुत अच्छी बात है। हमजा मेरे भाई, मैं शायर का नाम मिस कर रहा हूँ, हो सकता है मैडम के अगर जहन में आ जाए कि कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो आपका इश्क किताबों से बरकरार है, आप ख़ुद भी लिखते हैं, ख़ुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किताबें भी छापते हैं। कितना मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में, या जो टेक्नोलॉजी आई है उसने निस्बतन कुछ चीज़ों को आसान भी किया है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस काम को करने के लिए जो एक हिम्मत दरकार होता है वो आप जैसे भाइयों की वजह से जो है एक उनकी अप्रिसिएशन की वजह से दिल चाहता है कि इस शोबे से मुंसलिक रहें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किताब की पब्लिकेशन का काम आज के दौर में कुछ इस तरह से मुश्किल हो गया है कि पेपर का रेट जो होता है ना वो दिन ब दिन जो है ना चेंज हो रहा होता है, फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी हमने किसी को मैं एक किताब छापना चाह रहा हूँ तो एक तो मैं फ़ौरन नहीं छाप सकता, क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूँ कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के बगैर किताब नहीं छापेंगे। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, यानी अनिल कपूर ने इंडिया में जाके अपनी आवाज़ के कॉपीराइट्स करवा लिए थे कि ये मेरी आवाज़ जब एआई होगा ना तो ये लोग यूज़ करेंगे। अभी आपको सारे गाने एआई पे लता मंगेशकर वो आज के गाने गा रही हैं जो अभी रिलीज़ हुए हैं। तो कॉपीराइट इसी तरह किताब का भी होता है। तो मैं सबसे पहले तो ये अवेयरनेस दिलवाना चाहता हूँ सबको कि जो है ना किताब को बगैर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के पब्लिश ना करें। वो तो वरना आप कहीं भी जाकर फोटो कॉपी की दुकान से जो है प्रिंट निकाल लें, वो किताब तो बन गई। तो हमारी जैसे किताब है, ये तो खैर बहुत गैर मामूली शायर हैं राहत जाहिद साहिबा, और इनका तो एक बहुत बड़ा नाम है।
तो ये आखिरी किताब है अभी तक की आजकल में जो आपने छापी है? मेरी कुछ और 2-3 पब्लिकेशंस चल रही हैं। फरजाना नैना साहिबा की एक किताब है और 1-2 कुछ और मुसन्निफीन है, उनकी भी मैं शाया कर रहा हूँ। लेकिन मैडम की ये किताब भूली बिसरी यादें जो हैं, जो आपने ये स्कॉटलैंड के कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स की है। रॉबर्ट बर्न्स का तर्जुमा है ये, रॉबर्ट बर्न्स की मुंतखब गज़लें हैं, उनका तर्जुमा है। इसका सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर अलॉट करवाया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वो जो आप शोबे में मौजूद मुश्किलात की बात कर रहे थे कि अगर हम किसी को बजट देते हैं ना, तो मैंने आपकी किताब छापनी है, आपको एक बजट दे दिया, मंसूर भाई इतने में काम हो जाएगा। 1 महीने बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आया, वहाँ पे पेपर का रेट चेंज हो गया। तब जो मैंने आपको बजट दिया वो डिफर हो गया। ये नहीं हो सकता कि जैसे आज हम कोई डील कर रहे हैं तो आज हमें खास, मतलब मैं ये उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो भी किताब छपवाने का शौक रखते हैं कि वो उसी दिन जो है पेमेंट जो कागज की है कम से कम वो कर दें एडवांस में, ताकि वो पेपर खरीद लिया जाए, ताकि अगर फ्लक्चुएट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़े। अगर कम हो गए पैसे तो आपका नसीब है, बढ़ गया तो आपको फ्लक्चुएशन भी मंसूर भाई इतना नहीं होता है, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपए का फर्क आता है। लेकिन यह है कि हमें अपने कमिटमेंट से हिलते हुए ना शर्म आ रही होती है कि मैं एक बात का अहद कर चुका था और एक कमिटमेंट थी मेरी, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ज्यादातर मैं 70-80 ग्राम के पेपर पे ही किताब छापता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझ ले मयारी पर्चा होता है। मयारी भी है, स्टैंडर्ड का एक हवाला है। अब इसमें जो है ना सारी ये जो तर्जुमे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने इसका ISBN नंबर अलॉट करवाया। उन्होंने बिला तरद्दुद मुझे जो है इसका ISBN नंबर दे दिया। और राहत जाहिद साहिबा को जो है वैसे भी नेशनल लाइब्रेरी हो गई, ISBN एजेंसी हो गई, वो सब जानते हैं कि दियार गैर का एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक इशू ये भी आ रहा था, वो मैं जेर बहस नहीं भी लाया था, वो ये कि अगर हम इसमें साथ साथ इंग्लिश का मैं कंटेंट डाल दूं, यानी ये जिन नज़मों का तर्जुमा है उसकी इंग्लिश भी साथ में आ रही हो, सही। तो उसमें एक तरद्दुद ये आता है कि फिर हमको बाहर से भी जो है ना उसका कॉपीराइट मंगवाना पड़ता है। हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट हमारा नहीं है, रॉबर्ट बर्न्स का, सही। उसको हम ओन नहीं करते हैं। बिल्कुल तो हमने इसमें इंडेक्स दिया है पीछे, कोई भी इस किताब को पढ़े, इसकी नज़म को पढ़े, वहाँ गूगल पे जाके जब नाम सर्च करेगा तो रॉबर्ट बर्न्स एक इतना बड़ा नाम है कि उनकी वो पूरी नज़म जो है बआसानी सामने आ जाती है। मेरे ख्याल में इसमें आप ज़्यादा रहनुमाई कर सकती हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि इससे पहले 42 ज़ुबानों में इनके तराजुम हो चुके हैं, लेकिन उर्दू में नहीं हुआ। तो मैं वाहिद हूँ इस वक्त दुनिया में जिसने पहली बार ये समझ लें रॉबर्ट बर्न्स की नज़मों का उर्दू तर्जुमा जो है ना, ये पाकिस्तान के किसी शायर ने पहली बार किया, जो राहत जाहिद साहब है। और नाज़रीन, ये किताब आपको जो है वो बुक स्टॉल्स पे मिल सकती है। ख़ास तौर पे आप जब अभी बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ भी ये किताब दस्तयाब होगी। जैसा कि मैडम ने बताया है कि इसमें वो नज़में शामिल की गई हैं रॉबर्ट बर्न्स की कि जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी माशरत में हमसे भी जुड़ता है, हमारे भी हवाले, यानी इस सब कॉन्टिनेंट के साथ कोई ना कोई लिंक बनता है। तो ज़रूर आप भी इसको देखें, इसको पढ़ें, ताकि आपका भी विज़न और क्लियर हो। कितना फ़र्क होता है हमारी शायरी में और यूरोप की शायरी में। उनका जो बेसिक हवाला है वो रोमान की तरफ है, या वहाँ भी जैसे हमारे पास नज़ीर से अगर हम गुफ्तगू शुरू करें, नज़ीर हैं, गालिब हैं, फैज़ हैं, फराज हैं, अल्लाह आपका भला करे, साहिर था, आरिफ शफीक तक, तो जो मज़ाहिमत है वो भी मिलती है वहाँ। जी, ये जो मैं बात करूँगी इनकी, इस वक्त बात हो रही है, मैं चाहूँगा इसमें से कुछ आप सुनाएं भी उसके बाद। रॉबर्ट बर्न्स की बात हो रही है, तो मैं इनके हवाले से यही बताऊँगी कि इन्होंने रोमांस पे भी बहुत लिखा है, नेचर पे बहुत लिखा है। जैसे हमारे अल्लामा इकबाल, हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने नेचर पे लिखा है, फ़लसफ़ा है उसमें, तो ये सब इसमें इनकी भी शायरी में है। लेकिन इनका अपना एक कल्चर है, वो आप भी जानते हैं कि फ़र्क है हमारे और उनके कल्चर में। तो जो उस कल्चर से की मुनासबत से जो कुछ ज़िक्र है, मैंने कुछ उनकी वो उन नज़मों को अवॉइड किया है करने से, लेकिन इसमें जो भी अपने कौमी स्ट्रक्चर में उसको डालने की कोशिश की है। यानी इसमें एक गरीब के हवाले से भी है ज़िक्र के, जो गरीब है उसको किस तरह दबाया जाता है, उसका हक नहीं दिया जाता। हत्ता कि इन्होंने एक चूहे के बारे में भी लिखी नज़म। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल की भी है, गिलहरी पर, जुगनू पर, तो मैंने पर, जी जी, इसलिए मैंने उस तरह की नज़में इसमें शामिल की हैं। और अगर लवी डबी टाइप की, वो उसमें एक सुर्ख सुर्ख सा गुलाब, इनकी कुछ अता कर दें, कुछ अता कर दें। जी, ये इनकी ये बहुत मशहूर नज़म है कि अ रेड रेड रोज़, रेड रेड रोज।
मेरी महबूबा है एक ऐसे सुर्ख गुलाब की मानिंद, क्या बात है, जो खिला हो जैसे ताज़ा ताज़ा वाह, जून की बहार में। मेरी महबूबा है एक ऐसे शीरी नगमे की मानिंद, क्या कहने, जिसकी धुन में है बेइंतहा मिठास। वाह, मेरी महबूबा तुम बेइंतहा हसीन हो, मुझे तुमसे है इतनी गहरी मोहब्बत कि मैं तुम्हें चाहूँगा उस वक्त तक जब तक कि समंदर का पानी खुश्क ना हो जाए। वाह, हाँ मेरी महबूबा, जब तक कि समंदर का पानी खुश्क ना हो जाए और चट्टानें सूरज की तपिश से पिघल ना जाएं। मेरी महबूबा मैं तुम्हें चाहूँगा उस वक्त तक जब तक कि ज़िंदगी की रेत उड़ती रहेगी। वाह, ए मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, आओ एक दूसरे को अलविदा कहें, लेकिन चंद लम्हों के लिए। मेरी महबूबा मैं जल्द वापस लौटूंगा, ख्वाह मैं तुमसे 10,000 मील के फासले क्या पर ही कहने, क्यों। क्या कहने। अच्छा, ये एक हवाला हमजा, कमाल भाई आप भी इस बात को कहेंगे कि इश्क जो है, मोहब्बत जो है, प्यार जो है, उसके सारे मतलब क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कुल पुर्जे जो हैं वो अलग ही होते हैं, वो ढीले ही होते हैं, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं जब सामने आपको, हाँ मतलब आपके हवास ही उड़ जाते हैं। क्या इस तजुर्बे से आप गुजरे? मैं तो गुजरा हूं। मंसूर भाई गुजरे हैं बिल्कुल, ऐसा हुआ है, और लेकिन काफ़ी पहले हुआ है, और अब जो इश्तिगाल व अवामिर है उसमें इन चीज़ों का वक्त नहीं मैसर आ रहा, वरना दिल चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। सही है, सही है। नहीं वैसे तो तकरीबन सभी लोग, नहीं सब नहीं, आपसे तो मैं वो लड़की पूछना चाहूंगा कमाल भाई कि वो जो पहली लड़की थी जब आतिश जवान होता है और आप जो है वो इंटर में दाखिल हो गए, कॉलेज के लिए लड़का निकला है तो बन के सज के संवर के, तो वो पहली लड़की जो जिसको देख के दिल की धड़कन तेज हुई है, वो स्कूल की थी, कॉलेज की थी या महल्ले की थी? स्कूल की थी। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि किस क्लास में थे आप? मैं फर्स्ट ईयर में गया था, वो मैट्रिक में थी। वेरी गुड। और वो वक्त ऐसा था कि मौके मैसर नहीं थे। हाय हाय, बड़ी कबूतर भेजे जाते थे। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, सही है। बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए स्कूल के आगे घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता था। वाह, वाह, एक वाह, लेटर देने के लिए वाह, कई वाह, कई दिन वाह, लग जाते थे। वो बड़ा अच्छा वक्त था, आज भी याद आता है, बड़ा मंसूर भाई बड़ा सुहाना वक्त था वो वक्त, शायद अब पलट के ना आए। सही, कदर भी थी, मोहब्बत भी थी, इंसानियत भी थी और प्यार भी था। आजकल तो बड़ा कमर्शियल वक्त हो गया है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, हर आदमी बस अपनी लगा हुआ है अधेड़ बुन में बस। वो जो इश्क था वो पहुंचा कहाँ तक? बस नाकाम हाँ, अच्छा उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा? वो तो बेहिसाब है, लेकिन वो अच्छा वो बेहिसाब है। नाजरीन, बेहिसाब इश्क के बारे में जो है हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी बहुत सारे इश्क की। अगर आर्टिस्ट है, खूबसूरत है, जवान है, हैंडसम है, वो मोहम्मद अली का लुक भी रखता है, तो फिर तो बेतहाशा इश्क किए होंगे। तो बेतहाशा इश्क में जो वो घर में मौजूद भाभी हैं हमारी, उन्होंने कहा, आपको कहा कि बस कर दो? नासिर भाई, मंसूर भाई, बात ये है कि ये उस जमाने की बात है जब बैचलर थे। अच्छा, ये उस जमाने के इश्क हैं जब बैचलर थे, और शादी के बाद कोई इश्क नहीं मीडिया हुआ। में तो बहुत बाद में आया हूँ, अभी मतलब 16 साल हुए आए हुए, तो उस वक्त तो माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए थे। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें तो बैक पे चली गई। सही है। और लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में इंसान मुकम्मल जब ही होता है जब तक क्राइसिस से ना गुजरे, मुश्किलात से ना गुजरे। बिल्कुल ठीक है। तो उन मामलात में बड़ी मुश्किलात और बड़ी परेशानियाँ भी उठाई, मतलब ये कि मारा पीटी और जिससे आप कह लें, मतलब ये कि ज़ोर ज़बरदस्ती बहुत कुछ हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त लाइफ बहुत सेटल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है।
मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ जब आप इंडस्ट्री में आ गए, एक्टिंग की फील्ड में आ गए, कहाँ हर्डल्स क्रिएट हुई, कहाँ लोगों ने कहा कि जी क्या ये तो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांगे खींच रहे होते हैं, No doubt, no आपको जो आपके सीन कटवा रहे होते हैं, आपको कैरेक्टर से ही आउट करा रहे होते हैं, तो कितना झेला इस सारे मामले को? मंसूर, ये तो आप इस फील्ड में रहे, आपको पता है ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे साथ रब का ये बड़ा करम रहा है कि मैं इस फील्ड में आया, मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरे काम को बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन ये सीन काट देना और ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मैंने इसको कभी सीरियस नहीं लिया। मैं कहता ठीक है, जो नसीब में लिखा है वो तो मिलना मिलना है, और इस बात पे मैं बड़ा शाकिर रहा हूँ अल्लाह के, इस मुझ पर ये करम अल्लाह का कि मैं कभी भी इस मामले को सीरियस नहीं लेता। मैं कहता यार नसीब में नहीं था, कोई बात नहीं, और मुझे उसके बदले दोबारा बहुत ज़्यादा काम मिलता उससे, लोग ये तो है, नो डाउट। इंटरनेशनली एक्सपोजर भी किया है, इंटरनेशनली कहीं से मामलात भी बने कुछ, या अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री पाकिस्तान है, बाकी ये कि इंडिया के कमर्शियल किए 2-3। अच्छा, वो कौन है, कौन से हैं? ये ऑयल का कमर्शियल था, एक बिस्कुट का कमर्शियल था इंडिया का, वो किया है। ऑयल डिपो उड़ाने का? नहीं, ऑयल डिपो नहीं, ये ट्रक के इंजन ऑयल का। अच्छा, नहीं वो ऐसे ही चले छोड़े। तो वो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी पाकिस्तान ने बहुत काम किया। मैं समझता हूँ शायद मुझे मेरी अल्लाह ने मेरी फिल्म भी की आपने काफ़ी सारी, तो मतलब मुख्तलिफ बड़े जो लेजेंडरी अदाकार हैं उनके साथ काम करने का आपका इत्तेफाक हुआ। कुछ चाहेंगे कुछ दिलचस्प बातें हमसे भी शेयर करें हमारे नाजरीन से? दिलचस्प बात, बस मैं समझता हूँ कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। नहीं, आप काम से काम रखते हैं, लेकिन जब आप सेट पर मौजूद हैं, जावेद शेख मौजूद हैं, फाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, और बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो आपने तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही काम किया है। तो कहाँ कुछ ऐसा एलिमेंट हुआ, क्या कुछ ऐसी फ़नी मामलात हुए कि आप आज भी याद करते हैं तो हंसते हैं? मेरा ख्याल है फ़नी मामला तो आपके लिए नहीं, वैसे सेट पे ओवरऑल फ़नी मामला तो नहीं हुए, लेकिन कुछ एक्टर हैं जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जावेद शेख साहब हैं, जावेद शेख साहब डाउन टू अर्थ आदमी हैं, जूनियर्स और सीनियर्स के साथ बहुत बिल्कुल जी, नो डाउट। उसके पीछे भी बैरो सब्जारी हैं, कहीं कहीं वो ज़रा सा हाइपर हो जाते हैं, लेकिन अमूमन वैसे बहुत अच्छे हैं, कूल रहते हैं। सलीम महराज है, फैसल कुरैशी हैं, इन सबके साथ काम किया और बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे उसके साथ काम किया। जावेद शेख की एक बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पसंद है कि वो लोगों को बहुत इज्जत देता है। बिल्कुल सही। मैं एक शूट कर रहा था, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो जावेद शेख साहब आए होते, 3-4 एक्स्ट्राज आए हुए थे, लड़के थे कॉलेज के। तो मेरा पैकअप हो गया, मैं नीचे उतरा तो देखा, मैंने कहा यार आप अभी तक गए नहीं, 2 घंटे हो गए आपको। तो कहने वो अंदर से जावेद शेख साहब बैठे, उनके साथ तस्वीर खिंचा ली। तो मैंने कहा अंदर जाओ खिंचवा लो तस्वीर। कहने लगा सर जावेद शेख साहब गुस्से हो जाएंगे। मैंने कहा मैं दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो बेचारे वो चाय पी रहे थे, स्क्रिप्ट देख रहे हैं। मैंने सर सलाम वालेकुम, मैंने कहा शेख साहब वो बच्चे 2-3 बाहर 2 घंटे से खड़े हैं, आप अरे यार बुलाओ अंदर, बाहर क्यों खड़े यार? उन्होंने फ़ौरन अंदर बुलाया, उनके साथ अच्छा उनकी एक क्वालिटी ये कि आप उनके साथ तस्वीर खिंचाओ, एक तस्वीर नहीं कभी नहीं खिंचाता। जब ये उनकी जावेद शेख क्या जी, मैं जब आपके गले में भी हाथ डालेंगे, आपके हाथ में तो ये बड़ी उनकी बहुत अच्छी आदत है। 3-4 तस्वीरें खिंचाने के बाद फिर मैंने उनको किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं एक शूट पे था, शकील साहब अल्लाह ताला मरहूम, तो वो एक सेट पे थे, तो 3-4 बच्चियाँ आई उनसे साथ तस्वीर खिंचाने। उन्होंने उन बच्चों को बहुत बुरी तरह डांट दिया। वो हमें क्या तकरीबन सबको बुरा लगा। वो बच्चियाँ भी, मैंने जावेद शेख साहब को बताई, मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा देखिए हम लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे फ़ैन ही हमें ज़िंदा रखते हैं। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने खुद कहा नहीं यार ऐसा किया बहुत गलत किया। कहने कमाल बात ये है कि हम लोग इन्हीं के दम से तो ज़िंदा है, इनकी मोहब्बतें चाहते तो अगर उन्होंने ऐसा किया था उस वक्त तक वो जिंदा थे। मैंने कहा यार मुझे क्या, तकरीबन उस वक्त सबको बहुत बुरा लगा। वो हो सकता है किसी ट्रांस में हो, क्योंकि वो भी बहुत आला हवालों के आदमी थे, कुछ भी हो, लेकिन ये कि वो लेकिन ये चीज़ें यकीन सबने इस बात को बहुत वो किया कि नहीं यार ऐसे बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जावेद शेख में मैंने देखी बात है, जावेद शेख हुए, बेरोज सब्जारी हुए, ये लोग कभी भी मना नहीं करते। जब आतिश जवान था तो हीरो कौन पसंद आया आपको? सारे पसंद थे। नहीं सारे कैसे पसंद, कोई एक जो होता है वो खास होता है। सर आपने मतलब बात नहीं आप आप अगर हीरोइन की कहते तो आप अगर हीरोइन का कहते तो शायद हीरोइन पे भी आऊंगा। यहाँ से मैं हीरो से आइस से फिर हीरोइन। बहरहाल मोहम्मद अली साहब को मैंने बहुत देखा और सबसे ज़्यादा मैंने जो फिल्में देखी अमिताभ बच्चन साहब की देखी। एंग्री यंग मैन, मेरे छोटा भाई था, उसका इंतकाल हो गया 23-24 साल का, उसको मथन चक्रवर्ती बहुत पसंद था। मेरे घर में VCR पे 2, 4, 5 फिल्में रखी रहती थी, सब मथन चक्रवर्ती। हाँ तो वो आशिक था, उनका दीवाना था। बस वो गया कोने से VCR कैसेट ले आया, सारा दिन मथन चक्रवर्ती की फिल्में चला करती थी। अल्लाह ताला उसको जौहर रहमत में जगह दे, उसका इंतकाल हो गया। तो उस ज़माने में डेली मतलब सुबह से शाम तक वो एक कमरे में वो बस वो फिल्में देखता रहता।
थोड़ा सा ज़रा सा हल्का सा साइको टाइप का था, काम धंधा करता नहीं था, शॉप थी हमारी, दुकान जाता था, अपने वो खर्चे के पैसे ले आया, वहाँ से फिल्म ले आया और बस फिल्म देखा करता। सही। मैंने तकरीबन अमिताभ साहब की बहुत फिल्में देखी हैं, मोहम्मद अली साहब मुझे बहुत बहुत पसंद थे, नदीम साहब की मैंने, अभिनेता साहब के साथ तो मैंने अभी काम भी किया, मतलब 2-3 ड्रामों में नाइस। लेकिन कैसा तजुर्बा रहा नदीम साहब के साथ आपको काम का? कैसे बहुत कैसे इंसान है? बहुत बोल्ड वो रहते हैं, अपने काम से काम, मतलब ज़्यादा लोगों में घुलते हैं, मिलते हैं, काम से काम करते हैं, रखते हैं। अभी तो आजकल तो खैर वो बीमार हैं, जी जी। लेकिन ये कि उनके साथ 2-3 ड्रामों में काम किया, बस वो काम से काम रखते हैं, वो ज़्यादा न किसी में घुलते हैं मिलते। जावेद शेख साहब बहुत अच्छी आदत के हैं, बहरोज सब्जारी साहब बहुत हंसी मजाक होता है, सेट पे होते हैं, बड़ा उनके साथ हंसी मजाक होता है, बहुत नाइस पर्सन है वो भी। ओवरऑल तकरीबन सबके साथ काम किया। हीरोइन, सब अब आप अपनी वाली बात पे आ जाएं, हीरोइन कौन पसंद रही? सर वो सफ़ेराज में रहने नहीं नहीं भाई, हीरोइन तो हीरोइन है ना भाई, मैं उस लड़की का नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ जो आप मैट्रिक में थी। नहीं हीरोइन तकरीबन सबके साथ। मेरी अपनी जो पर्सनल पसंद थी, जया प्रदा बहुत पसंद थी मुझे। जया प्रदा जो थी वो आपको बहुत पसंद थी, एक्टिंग मेंबर पार्लियामेंट भी रही हैं वो। हाँ, एक्टिंग के हवाले से भी, और वो मतलब उनकी कोई फिल्म शायद मैं छोड़ता मतलब आपने उनके चक्कर में डफली खरीदी थी? नहीं, डफली का तो उनका तो वो हिट गाना ना, डफली वाले डफली वाले बजा। साहब का गुस्सा इतना था कि फिल्में भी छुप छुप के देखते थे। अच्छा। हाँ, बस वो जब वो वीसीआर आने के बाद तो वो हमारा भाई बस वो देखता था सारा दिन, बस वही फिल्में देखता था। लेकिन पाकिस्तानी हीरोज में कौन ऐसा था कि जो आपको जिसने इब्तिदा में अट्रैक्ट किया मोहम्मद अली के अलावा? मोहम्मद अली साहब बहुत पसंद थे, नदीम की बहुत फिल्में देखी, नदीम साहब बहुत पसंद है, सही। और मुन्नवर ज़रीफ मुझे अच्छा। नो डाउट बहुत, उसकी कॉमेडी एक्टिंग मतलब वो बिल्कुल ही अलग ट्रैक का कॉमेडियन। बिल्कुल वो बहुत। और पाकिस्तानी हीरोइंस पाकिस्तानी मतलब जेबा भाभी के अलावा बहुत कम फिल्में देखी पाकिस्तानी, वैसे बहुत कम देखी फिल्म। मतलब सारी फिल्में बस अमिताभ की? स्कूल से एक टोला लगा के रंगीला की फिल्म देखी थी, जब घर गए थे तो बहुत मार पड़ी थी। उसके बाद नहीं देखी। आज भी याद है कि उस लाजमी तो उस ज़माने में ये 74-75 की बात है, बिल्कुल सही। तो उस ज़माने में बस वो एक फिल्म देखी थी घर से, बाकी फिर उसके बाद जंजीर देखी थी नदीम साहब की, 2 फिल्में स्कूल से बस ये भाग के देखी थी। बाकी फिर तो फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वो घर वाले भी सख्ती थोड़ी कम हो जाती है। सही। मैडम आप चूंकि नस्र में भी लिखा है, कभी ऐसा कोई आपसे फरमाइश हुई कि जी ड्रामा लिख दें या फिल्म का कोई हवाला बना दें? क्योंकि आप तो बैरूनी दुनिया के लोग हैं, तो वहाँ तो सब एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। ये जो भी सियासी मामलात हैं वो साहिर कहता है कि बहुत दिनों से है ये खप्त हुक्मरानों को कि मुल्क के देश के खित्तों में तहत बो जाएं, और बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। ये जो लकीरें हैं, ये जो सरहदें हैं, ये जो तनाव है, ये जो खिंचाव है, ये जो नफ़रतें हैं, ये यहाँ ज़्यादा है क्योंकि सियासत इसके दम पर खड़ी है, इनके कांधों पे खड़ी है। लेकिन जब आप बैरूनी दुनिया में जाते हैं तो मैंने ये महसूस किया, छोटा सा मेरा जो तजुर्बा है हमजा, कि वहाँ पे एशियाई लोग निस्बतन मिलकर रहते हैं और वहाँ ये डिवाइड नहीं है। तो ऐसा कहीं आपके साथ कोई कुछ लिख दें, कर दें, कोई फिल्म को ड्रामा? जी, उस हवाले से कई बार कहा गया, लेकिन मैं ड्रामा स्क्रिप्ट के लिए मेरा तजर्बा भी नहीं था और मैंने खुद को मैं नहीं समझती थी तौर पर आप मैंने समझती थी कि तैयार नहीं, मैं यार ये नहीं कर सकती। मैं तैयार नहीं थी। मैं आवाज़ FM ग्लासगो से प्रोग्राम करती रही हूँ, रूबरू के नाम से शोज़ किए हैं। बल्कि जावेद शेख साहब का आप जिक्र कर रहे थे तो मैं सेकंड करती हूँ आपकी इस बात को कि वाकई वो बहुत खुश अखलाक इंसान है। उनके एक दोस्त उन्हें स्टूडियो में लाए तो मैंने इंटरव्यू करना था, तो उन्होंने कहा यार मुझे 20 मिनट बाद ले जाना। ठीक है, इंटरव्यू शुरू हुआ, बातें जैसे आप कर रहे हैं इसी तरह हंसी मजाक बातें। अब वो बीच में दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि मैं बाहर इंतज़ार, कह रहे यार 2 घंटे बाद आ जाना। मैं वो 2 घंटे 20 मिनट का प्रोग्राम 2 घंटे चला। यार यार बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो बातें इस तरह फिर शुरू हो जाती हैं सारी, लेकिन बहुत अच्छी आदत के थे। तो इसी तरह और भी शख्सियात के इंटरव्यूज़ वगैरह। तो कुछ गीत लिखने का इत्तेफाक हुआ बैरूनी हवालों? जी, गीत जो इंडिया से सुरेंद्र बच्चन डायरेक्टर हैं, वहाँ के बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो आए हुए थे लंदन। तो हमारे एक दोस्त हैं सरदार, भाई बने हुए मेरे, वो भगवंत सिंह नाम है। सरदार हैं यानी सिख। बलवंत सिंह, भगवंत सिंह उनको बारी कहते हैं, बारी के नाम से। बारी तो वो भाई बने हुए हैं। तो उन्होंने मुझे भाई सत श्री अकाल जी, तो वो सुनामी जब आया था 2005 में, तो उसमें मैंने एक गीत लिख दिया कि वो सारे जो ऐसे सीन देख के ख़बरों में और उसमें, तो एक हो गए इस पे
दुआएं अपनी तुम्हारे ही नाम करते हैं, बिछड़ने वालों तुम्हें हम सलाम करते हैं। तो वो क्योंकि बारी भाई खुद भी शौकीन लिखने के, तो उन्होंने फिर उनको बताया, सुरेंद्र बच्चन को ऐसे जिक्र हुआ कहीं बातों में, तो उन्होंने कहा कि मुझे भेजो। तो वो उनको भेजा, तो उन्होंने बस 20 मिनट में उसकी वो धुन बना दी। धुन बना के उन्होंने उनको सुनाई, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी धुन बनाई है। तो वो कह रहे हैं पूरा गीत भेजो। वो भेजा तो उन्होंने उसको बाकायदा फिर मुझे भी बुलाया गया, वहाँ स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग हुई। और वहाँ के मशहूर सिंगर हैं मंगल सिंह, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म गाने भी गाए हैं, काली तेरी चोटी परांदा तेरा, और वो साड़ी रेल गड्डी आई पंजाबी के। हाँ जी, वो आपने भी गाया होगा किसी को देख के, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी। मैं कहता हूँ एक बहुत फिल्म में मशहूर, वहाँ पे शादी वगैरह में अक्सर वो लगा। दी और रानी तू परांदा नु संभालनी, और रेलगड्डी का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। अच्छा, आपने कौन सा गाना गाया था किसी को देख के? नहीं, मैंने गाने नहीं, गानों से मुझे कभी शौक भी नहीं रहा। और मुझसे लोग कहते हैं अभी प्रोग्राम में जाता, मैं कहता हूँ एक वक्त में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लड़की देखें तो कौमी तराना शुरू कर दें कि मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान। नहीं, आहें ठंडी आहें भरने। ओके, चलें हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं जी। तो वो फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग की, वो 4 सिंगर्स ने गाया, और उसमें फिर B4U चैनल पे भी उसको चलाया वो गया। एक अच्छा हवाला था जी। तो बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आए हैं, अपने भाई हमजा की तरफ चलेंगे। हमजा, आप किताबें छाप रहे हो, इस शहर में बड़ा पोटेंशल है, शायर, अदीब, सहाफ़ी, फ़नकार अपनी अपनी किताबों के हवाले से जो है वो परेशान होते हैं। जो आज आप बात कर रहे थे कि थोड़ा सा सिर्फ कागज़ का ही एक हवाला होता है, बाकी जो टेक्नोलॉजी आई है उसने कुछ काम को थोड़ा सा आसान किया है। तो जो लोग आपसे राब्ता करना चाहें अपनी किताब छपवाने के हवाले से, तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्या हवाला है, कितने तक में आजकल किताब बन जाती है, छप जाती है, कुछ थोड़ा सा बताएं ताकि देखने वाले हमारे फायदा उठाएं। मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, और मेरी तो अभी पहली ख्वाहिश यही है कि अब अगले प्रोजेक्ट्स में एक आप ही की किताब पहले इंशाल्लाह ज़ेरे बहस आएगी और वो उसी की तबात पे पहले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला मिलके करेंगे। अच्छा, मेरा इदारा मकतब इब्न वसी के नाम से है, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड इदारा है, यानी बाकायदा वो मैंने उसका मेरे नाम पे ये NTN वगैरह सब चीज़ें मैं मतलब उसको फाइल कर रहा होता हूँ। दूसरी बात ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग एजेंसी से भी रजिस्टर्ड है। वेरी गुड। तो कोई भी हमसे रब्ता करता है तो मैं तो बुनियादी तौर पर कंसल्टेंसी फ्राहम करता हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि लोगों की उनकी तवक्कात के मुताबिक जिस तरह का वो जवाब सवाब चाह रहे हैं उनको वो हम किसी तरह मुहैया कर पाएँ। तो मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, आपसे लोग रब्ता कर सकते हैं। आप अपना मेरा नंबर 0334298142 है, तो इस पर मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहता हूँ और कोई कॉल भी कर सकता है। तो अब इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम की बात की है ना मंसूर भाई, तो इसमें आजकल ये हो गया है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के तलबा है ना, यानी इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा और शायद कहीं ना कहीं आपको भी शामिल बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, मतलब वर्किंग क्लास को आप ऐड कर लें उसमें तलबा के साथ। किताब महंगी छपती है, किताब महंगी छपती है, मतलब हम लोग भी देखें अभी अपने मजमुए नहीं ला पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एकदम से बजट में से 1.5-2 लाख रुपए निकालने बहुत मुश्किल हो काम जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लोकल पेपर पे किताब छापो तो उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी हल्की होती है, तो वो फिर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन अब एक टेक्नोलॉजी आई हुई है जो अभी समझ लो इंट्रोड्यूस हुई है, वो मतलब पहले से भी है, लेकिन उस पर भी ISBN नंबर वगैरह प्रॉपर किताब ही पब्लिश होती है, उसमें प्लेट और डाई नहीं बनती है, लेज़र प्रिंट करके दे देते हैं किताब। ठीक है, प्लेट और डाई के बगैर अगर आप लेज़र प्रिंट की तरफ जाएं तो उसमें लेकिन फिर 300 किताबें नहीं होंगी, जैसे किसी ने 100 छपवानी है और वो बहुत ज़्यादा सफ़ात की ना हो, यानी मैं मिनिमम कितने सफ़ात की हो? मेरे ख्याल में आराम से 200 सफ़ात की किताब जो है ना, हमारे पास ये जो किताब मैडम की है,
जख्मी हाँ, किताब बस कोई नहीं है, पढ़ता टाइम नहीं नहीं है। है। मैं बुक लोगों फेयर के में मेला पास लगाता हूँ, वक्त बच्चे आके पूछते हैं कि हमें वो किताब दे, ये- मतलब जो हजम के एतबार से ज्यादा ना हो क्या जाए। ये किताब उसी स्टैंडर्ड नहीं, ये प्रॉपर प्लेट वाली प्रिंटिंग है, इसकी ओके। डाई बनी है, प्लेट बनी है, लेकिन समझ ले वो भी तकरीबन ऐसी होती है। ठीक है। बस और मतलब ये मैं बता रहा हूँ, देखने वाला महसूस नहीं कर पाएगा कि ये ठीक है, कोई नई बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी से हुई है। तो कोई भी राब्ता कर सकता है। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है ना ये चीज़ निकाली है कि वहाँ के बच्चे जो अपनी पॉकेट मनी से छपवाना चाहें उनको मैं ISB नंबर अलॉट करवाऊँ, उनकी किताब शाया करवाऊँ। अब जैसे ये राहत जाहिद साहिबा की किताब है तो मैं नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ भी मुंसलिक हूँ, ये अगले निसाब का भी हिस्सा बनेगी। Very यानी good। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना वो अपने दोबारा बता दें ये बात, मैं थोड़ा सा इधर मैं मसरूफ था। बहुत अच्छी आपने बात की है, ये जरा मैं समझा भी ये दें। चाह रहा हूँ कि जो हमारा निसाब है, जो बच्चे निसाब पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना निसाब में भी अदब का मौजू ज़ेर बहस है। और फिर ये जैसे हमारे राहत जाहिद साहिबा ने ये एक तर्जुमा किया है एक स्कॉटिश शायर का, तो ये 2027 तक जो है मैं एक निसाब में लाने की भी सही कर रहा हूँ। और ये उसमें जो निसाब शाया होगा तो बच्चों को ये पढ़ाई जाएंगी नज़में। ये अगर मैं देख रहा हूं तो 64 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये। बिल्कुल। और यही वो जो जिस टेक्नोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं लेज़र का, उस पे अगर ये नौजवान अपने छपवाना चाहते हैं, अपना कोई भी मेरे सहाफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो अपनी याददाश्तें लिखना चाहते हैं तो उनको भी मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये बहुत मिनिमम आसानी का हवाला कितने का बनेगा? और उसको बाद फिर आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, बिल्कुल। लेकिन एक मिनिमम चार्जेस जो हैं वो ताकि देखने वाले मुझे फौरन समझ आपसे ले, रब्ता करें। एक एक किताब अलग छापना एक तो थोड़ा सा महंगा ये पड़ता है, अगर लेकिन मिसाल के तौर पे 200 किताबें की आप बात कर लें, मंसूर भाई इसमें समझ लें ऐसा होता है कि बहुत, मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा नहीं लगेंगे तो 800 रुपए में एक किताब छप जाती है। लेकिन जब आप उसको बड़े पैमाने पर छपाते हैं ना कि मुझे 100 दे दो, तो खुद ब खुद प्रिंटर्स वगैरह सब कुछ अपने रेट कम कर देते हैं, फिर वो अपना जो मार्जिन होता है ना वो कम करते हैं। और पेपर खरीदा बहुत है, उससे वो प्रिंट कर लेते हैं, तो बहुत आसानी से जो है ना, यानी मैंने अभी 40 पेजेस की भी एक बच्ची की किताब छापी है। पेज ये वाला नहीं है, ये अच्छा पेज है, थोड़ा सा वो 70 ग्राम का पेज है। तो समझ लो कि 15,000 रुपये में जो है उनको मैंने 28 किताबें करवा के दी थी। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम में भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसका जैकेट कवर भी होना चाहिए, तो जैकेट कवर फिर अलग से प्रिंट होने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब कोई भी राब्ता करे, हम सबकी तवक्कात के मुताबिक मैं समझ गया, मतलब जितना आपके पास गुड़ है उतना लेकर जो है मेरे भाई हमजा के पास पहुंच जाएं तो इंशाल्लाह। और ये किताब जो निसाब में जाएगी तो मैं नेशनल बुक फाउंडेशन पे भी ये किताब भिजवा चुका हूँ। और उसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया जो है ना मुरतब हो रहा है, जैसे दयाल सिंह कॉलेज लाहौर का आपने नाम सुना होगा, मुजाहिद साहब वहाँ पे हमारे एक जानने वाले भी हैं, बड़े अच्छे रफ़ाक़ा में से हैं, शायद आप भी वाकिफ़ हों, टीचर हैं, शोबा उर्दू के हेड हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान इंसाइक्लोपीडिया पे काम कर रहे हैं, अभी उसका डेटाबेस बन जाएगा तो इंसाइक्लोपीडिया में भी इस किताब का जो है नाम उसका शमूलियत हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाली किताब छापना जो है ना वो नहीं है, उसके बाद आप उसकी तशहीर कैसे कर रहे हैं। किताब चलें, बेचना ना बेचना तो एक अलग बात है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हमने उसको किस हद तक जो है उसकी तशहीर की है। यानी एक पब्लिशर किताब छाप के फिर ये ना हो कि एक राइटर से बिल्कुल दूर हो जाए और वो उसको भूल जाए। उनकी जो किताब छापी है उसके लिए जिस हद तक खुद भी कोशिश की करे, हद्दुल मकदूर उस किताब के इम्कानात को देखे कि उसकी कहाँ तक तशहीर हो सकती है। तो मैं इस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ताकि राइटर भी मोटिवेट होता रहे। अच्छा, सोशल मीडिया के जो हवाले आए हैं वो दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं। वो मैं मतलब सोशल मीडिया की यहाँ से गुफ्तगू करके, जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी सिनेमा में जाकर, या आपसे ये पूछूं कि आपने आखिरी किताब कौन सी बाकायदा पढ़ी थी, तो ये आप लोग जो है वो कुछ नहीं तो माजी करीब में तो ज़रूर चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। तो आज जो सोशल मीडिया का हवाला है कितना असरअंदाज हुआ है इन सारे मामलात पे? बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जिन्हें शौक़ है मुताले का वो तो उसे बाकायदगी से करते हैं, मगर जैसे हमारी नौजवान नस्लें वो सब इंटरनेट पे तो अब सब कुछ आ गया है। तो जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, प्रिंट मीडिया थोड़ा पीछे हो गया है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है बिल्कुल। और पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है पूरी अखबारात दुनिया की सेल पे कम हुई है, जी पूरी दुनिया असर में हुआ है पूरी दुनिया वो में। अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक बड़ा पाकिस्तानी नजात को एजाज से नवाजा गया है फ्रांस में शायद, जो वो अखबार बेचा करता था और आज तक बरसों से बेच रहा है वो उसी तरह आवाज़ें लगा के, बावजूद इसके कि वो अखबार की सेल अगर पहले 100 अखबार वो बेचता था तो अब शायद 10 बेच रहा है, लेकिन वो उसने अपना काम जो है वो नहीं छोड़ा। तो ये हवाला है। सोशल मीडिया ने कितना इफेक्ट डाला है? मंसूर भाई बहुत ज़्यादा डाला है। अब जैसे कि बिलफर्ज आपकी मैंने फेसबुक प्रोफाइल देखी है, उसमें आपके मतलब बेतहाशा फॉलोअर्स हैं, मतलब वो
अब अगर आप यार याद मत दिलाओ, मेरी पिछली जो फेसबुक का बंद हुआ है वो मेरे 14-15 हज़ार फॉलोवर्स के साथ बंद हुआ है। वो कुछ मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कोई भी दोस्त अगर सुने तो प्लीज़ मेरा डाटा रिकवर करवाने में मेरी मदद करे। बहुत मेरे पास से सारे नंबर्स उड़ा दिए गए। वो किसी मेरा चोरी हुआ, अच्छा छीना नहीं गया था। चोरी होने का मतलब ये है कि जिसके भी हाथ लगा वो या तो जानने वाला था या कोई आस्तीन में छुपा था, तो उसने मेरा डाटा भी उड़ाया, मेरा फेसबुक का पेज सारा बंद करवाया। तो बहुत तकलीफ हुई थी। खैर बहरहाल अभी मैंने दोबारा पिछले कुछ 3-4 महीने में किया है, तो अभी भी वो मेरा ख्याल है 3-4 हज़ार केस आ गए हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, आपके तो काफी ज्यादा मतलब वो मेरा 15,000 14,000 मेरा ख्याल है 900 पे ऐसा था मेरा जो मैं देखता रहता हूँ। तो अब बिलफर्ज आपकी किताब है ना, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि आप जब पोस्ट डालते हैं ना तो आपके जितने फॉलोअर्स होते हैं वो सब देख लेते हैं, वो किताब के लिए आपसे मुराजात इख्तियार कर लेंगे। ये सोशल मीडिया की वजह से बड़ी हमें जो है ना आसानी हो गई है कि हम अपनी बात को एक साथ बहुत सारे लोगों को डिलीवर कर देते हैं। अभी मैं देख रहा था राहत ज़ाहिर साहिबा इस किताब की जब पोस्ट लगाती हैं, कुछ पोस्ट पे तो बहुत बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, यानी वो आपको भी आ रहे बिल्कुल तो वो मतलब सोशल मीडिया की वजह से काम बहुत आसान होता है। इनका दिया हुआ है सारा पब्लिशर। लेकिन एक बात बस मैं बड़े अदब के साथ ये इख्तलाफ भी करना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे माशरे में एक शख्स किताब लिख रहा है ना मंसूर भाई, तो उसकी किताब हम सस्ते में ख़रीद लें, मुफ्त में ना लें। हाँ मतलब जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो तो दे दें उसको, हमारे पैसे लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही है। जो भी किताब छपवाता है उसके पैसे, तो उसको कुछ मुनासिब सा, कुछ हमारे अदबी मौकरीन है उनको तो हम बिला मुआवजा दे देंगे, मुआवजा नहीं लेंगे। लेकिन यह है कि वरना एक राइटर की मेहनत है, लोग बाहर इससे कमाते हैं। जो राइटर होता है ना उसकी सोर्स ऑफ इनकम राइटिंग होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये होता है कि मैंने खुद देखा है, बहुत अफसोस होता है देख के, और मुझे हैरानी ये होती है कि उनको भी मलाल नहीं होता है कि लोग बस्तों में अपनी किताबें डाल के आते वाली बात है ना भाई, खुद को तबाह कर लिया और जो मलाल मिलेगा ना कमाल भाई वो उसको कहेंगे एक तस्वीर खिंचवा लें, किताब हमें तो डबल खर्चा पड़ता है कि हमें बाहर भी ले जानी होती है किताब। सही है। उनको भी हम कुरियर से भिजवाते हैं, उस पे भी खर्चा आता है। तो किताब जो है ना उसको खरीदो फरोख्त होनी चाहिए उसकी, ताकि एक राइटर मोटिवेट रहे। बाप को तो इंसान वो तोहफा तो अच्छा तो नहीं, लेकिन इसका तरीकाकार एक मैंने ये निकाला है मंसूर भाई, जबकि इस वक्त हम ऑन एयर हैं, वो ये है कि मैं तमाम मुसन्निफीन को कहता हूँ कि आप अपने पब्लिशर का नंबर डाल दिया करें। बिल्कुल सही है कि इसके अकाउंट में जो है वो पैसे ये भी ना बोले, ये कह दें कि आप इनसे राब्ता कर लें मेरी किताब के हुसूल के लिए, आप तक पहुंच जाएगी। मुझे शर्म नहीं आएगी कि मैं आपकी किताब मेरी किताब के सिलसिले में इन्होंने कहा। और मैं ऐसे खता कलामी की माजरत में देख रहा था, उसमें कीमत नहीं लिखी हुई है शायद। नहीं वो नहीं असल में कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो अगर ज्यादा कीमत ये भी लिख दो इन्हीं तो का बेचारे फैसला था, डिमोटिवेट कीमत नहीं लिखी। कुछ स्टूडेंट जैसे अभी एक स्टूडेंट ने आके मुझे कहा कि मेरा बजट नहीं है और उन्होंने 650 रुपये में लेना चाहिए, तो मेरी कॉस्ट से तो एक किताब की जो कॉस्ट आ रही थी उससे कम थी, तो मैंने दे दी। बिल्कुल कि हमें वरना मैं लिख दूं उसमें 1500 रुपये, तो लोग स्टूडेंट जो है ना डिमोटिवेट हो जाएगा। हमें उनको अपने साथ में जो है ना लेकिन मेरा भी एक मैसेज है, अभी मैसेज भी लेते हैं, माओ से भी है कि किताब पढ़ने का शौक बच्चों में शुरू से ही डालें। अच्छा ऐसा नहीं है, जो एक्सपो होती हैं, जो हमारे मेले लगते हैं, वहाँ पे किताबें जो हैं वो मैडम फरोख्त भी होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कोई कोरे हो गए हैं। कराची खास तौर पे, लाहौर खास तौर पे, इस्लामाबाद, और अभी मुसलसल बुक फेयर्स हुए हैं, अदबी मेले हुए हैं। तो पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। वापस आएंगे ब्रेक से तो कमाल भाई से पूछेंगे कि सोशल मीडिया ने जो अब वेब सीरीज शुरू की हैं, बाकी मामलात किए हैं, ये कितना असरअंदाज हुए हैं सैटेलाइट टेलीविजन मीडिया पर, फिल्म पर। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि कमाल भाई जो अब सोशल मीडिया का दौर आया है, तो लाजमी बात है फिल्म और टेलीविज़न के मामले के साथ साथ अब वेब सीरीज़ का भी एक हवा खड़ा हो गया है, और काफ़ी मोटिवेशन जो है वो
हासिल हो गई, सारे मामलात में उसने तवज्जो हासिल कर ली आवाम की। कितनी वेब सीरीज़ कर चुके हैं आप, और क्या इसका आगे आप देख रहे हैं, कितना टक्कर दे रही है ये अब सीरियल्स को? असल में वेब सीरीज की तो मैंने बहुत सारी, लेकिन मैं थोड़ी सी अवॉइड यूँ करता हूँ कि वहाँ बजट बहुत कम होता है, बजट कम होता है, कम होता है। लेकिन आने वाला दौर जो है ना वेब सीरीज़ का ही है, जो मुझे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में कहाँ तक आप देख रहे हैं, कौन सी जो है वो आप जगह महसूस करते हैं कि यार ये वाला पोर्शन जो है और आगे जाएगा, और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये और आगे जाएंगे वेब वाली साइड पे? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, असल में सोशल मीडिया और जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ना, हर आदमी के हाथ में टीवी है, हर आदमी के हाथ में टीवी है, हर आदमी के हाथ में। वो जब दिल चाहता है जो सजा ड्रामा देख लेता है, लेकिन वेब सीरीज़ को बहुत इसमें वो मिल रही है, प्रेज़ाई मिल रही है, और लोग ड्रामे अब कम देख रहे हैं, वेब सीरीज़ ज़्यादा देख रहे हैं। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि लोगों के हाथ में अगर मोबाइल है तो उस पर वेब सीरीज़ लगी होती है। अभी इंडिया के भी 6-7-8 ड्रामे देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ वेब सीरीज़ पे, लेकिन तकरीबन सबकी स्टोरी सेम और वो मतलब ग्लैमर की हद को क्रॉस करके कहीं आगे चले जाते हैं, जो कंटेंट का हवाला नहीं है, वो वल्गैरिटी का हवाला है। यही मैं कहना चाह रहा था। अभी मैं 7-8 सीरीज़ देखनी हुई, 7-8 सीरीज़ में आप यकीन करें कि सेम कंटेंट बिल्कुल, कि वो करोड़पति अरबपति पति है, और लेकिन वो गरीब बन के वहाँ रह रहा है, उनके घर में घर जमाई बना हुआ है। तकरीबन 7-8 ड्रामों में यही सेम, थोड़े से डायलॉग तक तकरीबन वही होते हैं। तो बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक नया, हर दफ़ा एक नया सब्जेक्ट लेके आएँ, तो उससे आपको शायद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वो अच्छा बेहतर होगा। लेकिन वेब सीरीज़ बहरहाल कामयाब हो जाएगी, जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में। आपको माशाल्लाह आप 16 साल हो गए हैं काम करते हुए, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको करके मज़ा आया और वो अभी तक आप प्राउड फील करते हैं कि यार ये मैंने किया और बहुत अच्छा किया? बहुत सारे तो हैं, लेकिन वो एक तो निकल के आता है ना, जैसे वो अब आपने अमिताभ का नाम लिया तो वो शोले वाला कैरेक्टर जो है वो, उसके बाद तो फिर एंग्री यंग मैन स्टार्ट हुआ ना। तकरीबन 12-13 से ज़्यादा ड्रामा में, ज़्यादातर तो मैंने किए हैं पुलिस के कैरेक्टर, 600-700 से ज़्यादा ड्रामा मैंने पुलिस के किए। बाकी डिफरेंट कैरेक्टर भी बहुत किए। भैरव सब्ज़ार के साथ एक ड्रामा था, नाम तो मुझे याद नहीं, उसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था। भैरव सब्ज़ार से बड़ी लड़ाई थी मेरी उसमें, बहुत अच्छी गर्मा गर्मी, चीखा पुकारी, बहुत अच्छी। बाद में भैरव सब्ज़ार ने बड़ा एपिसोड किया यार, बहुत ज़बरदस्त है। हम तो काफ़ी दिन से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप पहला दिन था और आपने बहुत अच्छा, और मुझे भी मज़ा आया। मतलब वो एक बड़ा लीजेंड करा हुआ है उसके सामने। एक होते हैं आमिर मोती वाला, तो उनके साथ एक कैरेक्टर कह रहा था, तो उसमें उनको चाटा मारना था ना एंड आखिर में, तो मैंने एक दफ़ा चाटा मारा। वो लाजिम, मतलब बड़ा एक्टर है वो, थोड़ा सा झिझक भी होती है, तो डायरेक्टर कहने लगे यार रेल दिखाओ रे। तो रेल जब मैंने चाटा मारा, वो बाद में कहने लगे यार कमाल भाई, तो मैंने कहा यार डायरेक्टर साहब कह रहे रियलिटी आनी चाहिए। रियलिटी से याद आया, अब मुझे मैं कभी कभी ऐसे क्लिप आते हैं ना सामने, तो अनुपम खेर का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहने लगे कि कर्मा की शूटिंग के दौरान मेरे बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट, पसंदीदा आर्टिस्ट, उन्हीं को देख के मैंने जो है वो अपने आप को एक्टिंग के लेकर आया, दिलीप कुमार साहब। तो दिलीप कुमार के साथ सीन है, और सीन में वो थप्पड़ जो है वो मुझे मार रहे हैं। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने डॉक्टर डैन? तो वो कहने लगे कि वो मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने दिलीप साहब जब आए तो सलाम दुआ हुई, बात हुई। उसके बाद कहा कि सर आप मुझे ना थप्पड़ मारें बाकायदा। तो खान साहब ने कहा कि यार ये पठान का हाथ है, तो वो जब पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो आपका हाथ जब खान का पड़ा होगा, कमाल खान का। नहीं, मुझे बाद में खुद भी हुआ, लेकिन 2-3 रीटेक होने के बाद उन्होंने कहा यार क्या आपने मारे, तो लग ही नहीं रहा थप्पड़ मारा यार, अब रियलिटी आनी चाहिए, थप्पड़ लगो के थप्पड़ लगे। मोती वाला ने खुद भी कहा ये, फिर मैंने हाथ घुमा दिया, उठा दिया फिर मैंने हाथ घुमा दिया। बाद में कहने लगे, मैंने यार सॉरी, कहने नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यार बहुत जोर का लगा तुम्हारा थप्पड़ में। सही है। जिंदगी में इस तरह के मामलात जो शायरात में एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, उसका कहीं आप शिकार हुई? होते रहते। अच्छा है, ये हर जगह है, ये नेचुरल है। मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी कहाँ गई आप दुनिया में मुशायरा पढ़ने? जी मैं अमेरिका गई हूँ, स्पेन गई हूँ, दुबई, शारजा, नॉर्वे, डेनमार्क, बहुत सारी जगहों पे गई हूँ। तो और कहाँ आपको पता चलता है कि यार यहाँ मुझे पढ़ना था, मुझे यहाँ पढ़वा दिया गया, या मेरा नाम इस मुशायरे में था, यहाँ से नाम कल तक तो था, आज नहीं है? नहीं, वो नहीं हुआ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह।
फ्रांस में हमारी दोस्त भी हैं, शायरा सुमन शाह हैं, जी। पेरिस में वो करवाती हैं, वहाँ अक्सर जाना हुआ है। रेहाना कमर लॉस एंजलिस से हैं, वो भी करवाती रहती हैं। तो मेरे साथ वैसे वो नहीं हुआ, लेकिन ये जो जेलसी है ना, ये मेरा ख्याल चलती है सबके साथ, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़े कम है, लेकिन अंदाज़ा तो हो जाता है। और दूसरे जो अपना जो भी तर्ज़ अमल दिखाते हैं उससे तो और भी हो जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपना रास्ता बस वही रखना चाहिए। हाँ, अपना ट्रैक जो है वो नहीं बदलना। लेकिन अभी एक बार बार सोशल मीडिया पे तकरार होती है मुतशायर और मुतशायरा के हवाले से कि कुछ ऐसी ख़वातीन आई इस फील्ड में जो कलाम किसी से लिखवा कर लाती हैं और वो फिर डिलीवर करती हैं। आप समझती हैं कि वो एक्सपोज हो जाती हैं, पता चल जाता है जो जेन्युइन शायर हैं उनको कि भाई ये तो बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा। देखें, एक जो शायर जिसमें ओरिजिनल अल्लाह है। ताला ने शुरू से ये सलाहियत वदियत की है, बेशक अब उसने अपने आप को कितना नोक पलक संवारी है, इम्प्रूव किया है, बतदरीज शायरिया होता है या नहीं होता है या नहीं बात तो होता वही है। ना। मैं हमेशा ये बात करता जी। हूँ, मुतशायर तो कुछ और चीज है ना, शायर या तो होता है या नहीं होता नहीं है। अगर होता। आप वो अल्लाह ताला ने बहर जो आपके अंदर उतारी है, वदियत की है, जी। वो आप सिखाई नहीं जा सकती, वो आप किसी को बोरो नहीं कर सकते कहीं नहीं से। कर सकते। अगर आपके अंदर ये सेंस है कि आप उसके वज़न को आप समझते हैं तो आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो एकदम से ही मंजर आम पर आते हैं और 6-6 किताबें लेकर जी, जो है वो क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लिखा होता है बचपन में, लड़कपन में, जी, ऐसे ही। जो जेन्युइन शायर होता है उसका ये शुरू का काम होता है। एकदम से जो मंजर आम पर आएगा तो जो साहिब ज़ौक़ हैं उनको भी पता चल जाता है, अंदाज़ा तो हो जाता है, इतना तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं। तो हमारे उधर भी ऐसे हैं, वहाँ भी हैं। जो मंजर आम पर आए एकदम से, फिर किताबें भी आ जाती हैं और तो वो पता चल जाता है फिर लोगों को भी। लेकिन आम आदमी को थोड़ी सी मुश्किल होती है उनको परखने में, समझने में। जिसे शायरी का इतना सेंस नहीं होगा, सोशल मीडिया ने तो और बर्बाद कर दिया ना कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ और मेरे पीछे कबूतर उड़ रहे हैं, अब ये भी शेर है और लोग वाह 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 वाह। ऐसे भी हैं ना उनके 2-4 जो हवारी होते हैं वो वाह वाह करते हैं, उनकी बेवजन शायरी पे भी वाह वाह हो रही होती है। आजकल तो जितना सोशल मीडिया पे बेवजन अशार पे भी वाह वाह उनके अपने जो जितने साथी होते हैं। और मैं तो डरता हूँ किसी दिन कोई गालिब, कोई फैज, कोई फराज, कोई साहिर, कोई आ ना जाए इनसे किताब छपाने, क्योंकि मरने के बाद उनके अशार जो भी कुछ लिखा है उन्होंने सब बेवजन है। गालिब के सारे अशार कदर वो पता चल जाता है कि ये नहीं है अल्लामा इकबाल का कलाम नहीं, लेकिन वो हमने भी अदबी ग्रुप अपनी तंजीम का बनाया तो उसमें एक हमारे हैं साथी जिनको इतना नहीं मतलब बाकायदा शायर नहीं है। फिर मैंने सख्ती से उसमें लिखा कि भाई तहकीक करें, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता है। जो गालिब से आप शेर मंसूब कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल से उनके मंसूब कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है उनका। उनका असलूब ही अलग था। जो समझते हैं इस बात को समझते हैं, जो नहीं समझते जाहिर है उनको तो इल्म नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वो ना ही ऐसा करें, अपनी इज्जत अपने हाथ। और जॉन की तो रूह जो है ना वो कब्र में बहुत तकलीफ में होती है। ऐसे ऐसे मतलब मिसरे और बेवजन और बेबहर और बेतुके मिसरे उनके साथ जोड़े जाते हैं। मतलब आपके जहन में कुछ भी आया, आपने लिखा, नीचे जॉन एलिया लिख दिया। ऐसा नहीं है भाई, खुदा का खौफ करें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इसी तरह हंसते मुस्कुराते पता ही नहीं चला। कोशिश मेरी यही होती है कि हमेशा कुछ अच्छे हवाले आपके साथ शेयर किए जाएं, मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के लोग बुलाए जाएं, उनकी जर्नी शेयर की जाएं, उनके काम शेयर किए जाएं, अच्छे काम आपको बताए जाएं। वक्त हमारे प्रोग्राम का हो रहा है ख़त्म। हमज़ा मेरे भाई, ये तुम्हारा कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहो? बस मंसूर भाई, मैं आज का मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझको मदऊ किया, और दूसरा मेरे लिए बड़ी इफ्तिखार का बायस है कि राह ज़ाहिद साहिबा की किताब जो है हमने शाया की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस वक्त अदबी भाई और दोस्त हजरात सब देख रहे होंगे तो वो इसकी किताब को ज़रूर हासिल करें और इसका मुताला करें, क्योंकि हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि इस किताब के ज़रिए हम जो है आलमी मंजरनामे को एक बहुत अच्छा मस्बत पैगाम दे सकते हैं
क्योंकि ये हमने तर्जुमा किया इस किताब का और हमारे मुल्क की तर्जुमानी करती हुई ये किताब है। बिल्कुल ठीक है। कमाल भाई, आने वाले नौजवान आर्टिस्टों को, बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई पैगाम आपका? मैं तो बहुत छोटी सी एक बात कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिख दिया है वो कुछ छीन नहीं सकता। सुभान जो अल्लाह। आपके नसीब में नहीं है और वो आप ले नहीं सकते। इस फील्ड में जेलेसी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की टांग बहुत ज़्यादा खींची जाती। तो मेरा सबसे कहना यही है कि आप अपना काम ईमानदारी से करो और एक रास्ता बना लो कि इस पर चलना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन आप ये चाहो कि दूसरों को गिरा के मैं आगे निकल जाऊं तो वो कामयाबी पायदार नहीं होती है। बस बिल्कुल ठीक तो है। बस सबसे मेरा ये कहना है कि ईमानदारी से अपना काम करें, जो आपका काम है उसको ईमानदारी से करें और कामयाबी अल्लाह ताला आपको देगा। बिलाशुबा बिलाशुबा। मैडम, ये आपका कैमरा, हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कोई बात आप शेयर करना चाहें पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, नए लिखने वालों के लिए? मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने दावत दी इस प्रोग्राम में, और पैगाम मेरा यही है कि मोहब्बतें बांटें। हम तो वैसे ही शायर लोग हैं, अदीब लोग हैं, तो हम तो यही काम कर रहे हैं। और जैसा अभी आपने कहा कमाल साहब ने कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसने तो वो करना ही है। इसलिए आप अपनी सलाहियतों को बरकरार लाएं और उनका इस्तेमाल पॉजिटिव उसमें करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नेगेटिविटी आपको कहीं का नहीं रखती, आप उतना ही पीछे चले जाएंगे जितना आप नेगेटिव सोचेंगे। तो हमारा काम मोहब्बतें बांटना है। इस पे एक शेर इजाज़त हो तो अता कीजिए। जी। हम अहले ज़र्फ़ हैं, देते हैं खल्क़ को राहत। हम अहले ज़र्फ़ हैं, देते हैं खल्क़ को राहत। अदावतों में भी उल्फत को आम करते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे पास अगर 2 मिनट हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई गज़ल अगर हमारे नाजरीन को आप सुनाती हुई चलें तो हमारे नाजरीन मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। जी, कोई मैं आपने ऐसी निकाली हो ज़रूर अता कर दें। ये इसी के हवाले से कि सुखन की शम्में जलाकर जहाँ से जाएंगे, सुखन की शम्में जलाकर जहाँ से जाएंगे, हम अहले ज़ौक़ हैं यूँ महफ़िलें सजाएंगे। क्या कहने, वाह वाह। और लिखेंगे कोई रुबाई उदास चेहरे पे, वाह। लिखेंगे कोई रुबाई उदास चेहरे पे, दुखी दिलों को गज़ल प्यार की सुनाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। और बिखेर देंगे फ़ज़ाओं में नगमगी हर सू, वाह। बिखेर देंगे फ़ज़ाओं में नगमगी हर सू, कुछ ऐसे शेर तरन्नुम से क्या गुनगुनाएंगे। अच्छा है भाई, वाह वाह। और करार देगी जुदाई में वसल की राहत, वाह। करार देगी जुदाई में वसल की राहत, खिज़ारतों में मोहब्बत के गुल खिलाएं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी, मोहब्बत की बात है और मोहब्बत ही ऐसा हवाला है कि जो आपके दिलों को फ़तह करता है, नफ़रतों को ख़त्म करता है, दूरियों को ख़त्म करता है। अपने इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि बस मोहब्बत की बात कर मुझसे, बस मोहब्बत की बात कर मुझसे, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा